नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार मेहता जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। सर जी, मैं एक बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूं। जैसा द जीरो चैनल कहते हैं, उसमें बहुत ही सच्चाई छुपी हुई है और वास्तविकता है। अगर एजेंट साथी अभी तक नहीं समझें तो बाद में बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा, जैसा कि 141 नंबर वीडियो में बोले हैं। और थोड़ा सा मैं उनका एक और ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं आपको, जो इसको विशेष रूप से आपको कोर्ट में रखने में काम आएगा। तो आइए सभी भारत के पीड़ित साथी इस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं। जीरो चैनल का रिपीट, जिन्होंने बीच में एक कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कही थी, उसी संबंध में मैंने थोड़ा सा उनका एक क्लिप को कैप्चर करके रखा है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। तो सभी भारत के साथियों, आप जो जितना PACL से पीड़ित हैं वो वास्तविकता को समझें। कितना बड़ा साजिश खेला PACL मैनेजमेंट ने, और हमें कितना बड़ा जो धोखा दे रहे हैं हमारे साथ चल रहे अपर लीडर, टॉप लीडर, जो आज हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं। हमें उसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है और आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना है। तो प्लीज़ सभी साथियों से फिर से नम्र निवेदन है कि द जीरो चैनल जो कह रहे हैं उसमें उसकी वास्तविकता में दम है, और अगर दम नहीं होती तो आप सोचिए, इतनी रात भर मेहनत करके वो सारे डाटा, सारे जो फॉल्ट हैं वो निकाल कर हमें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ ऑडियो क्लिप जो मैंने कैप्चर करके रखा है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया कि मैं कंपनी में गया, भैया ब्रांच में ताला बंद था, मैं लौट आया हूँ, अब बताइए मुझे मैं क्या करूँ। तो कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी करवा दिया और फैसला भी दे दिया, क्योंकि कोई नोटिस कहीं पर भी तामील ही नहीं हुआ। उसने न लोढ़ा कमेटी का जिक्र किया, न सेबी का जिक्र किया, न सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। तो कंज्यूमर फोरम क्यों जिक्र करेगी? उस कंज्यूमर फोरम को क्या पता कि इस कंपनी के बारे में कोई फैसला हुआ है या कोई केस चल रहा है। उसका फैसला दे दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने सब कुछ सच्चाई सामने रख दी कि इस प्रकार से फैसला हुआ है, बताया गया मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो फैसला सच है कि झूठ है मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा बताया गया। तो बताया गया तो कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया कि चलो ठीक है, आपने बताया है तो नोटिस जारी कर देते हैं। जवाब ही देंगे वो लोग, क्या देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कंज्यूमर जारी नहीं करती, लेकिन चूंकि सेबी और लोढ़ा कमेटी का जिक्र किया गया तो उनको जारी कर दिया कि चलो ठीक है, हम जारी कर देते। तो उन्होंने उनको नोटिस जारी किया, लेकिन उसका जो जवाब आया, तो अगर लोढ़ा कमेटी का जो जवाब आया है, अगर सेबी का नहीं आता तो हो सकता है उस केस को पेंडिंग रख देते कि भैया इस केस को पेंडिंग रखिए, और जब लोढ़ा कमेटी आपको ब्याज सहित पैसा न दे तब आ जाना, तब फिर से बहस करेंगे ऐसी में। ये केस अभी पेंडिंग है तो पेंडिंग रहता। लेकिन सेबी ने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि कोई कंज्यूमर कोर्ट इसके बारे में विचार नहीं कर सकती अब। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि आखिर ये एप्लीकेशन सेबी ने क्यों दी सुप्रीम कोर्ट को। सेबी की क्या दिलचस्पी है? इसका मतलब सेबी चाहती है कि हम आपके तरफ से लड़ें और लड़ते रहें और आपको भुगतान न दिलाएं। भुगतान दिलाने के नाम पे हम आपको भुगतान न दिलाएं, वो खेल खेला जा रहा है। तो इसके लिए अब आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने सभी निवेशकों को पूर्ण ब्याज सहित भुगतान दिलवाना है। तो आपको भी अब इन्हीं के तरीके से निपटना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर को पकड़ना पड़ेगा, जो इनके हाउस एसोसिएट हैं और हाउस पार्टनर हैं। हाउस एसोसिएट में क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता दूं। हाउस एसोसिएट के लिए आप साबित कर सकते हैं कि साहब ये फलाना व्यक्ति यहाँ का ब्रांच मैनेजर था, फलाने एम्प्लॉय थे, फलाने सीनियर थे। ये 21-22 तारीख को कलेक्शन भी ले रहे थे, लास्ट डेट में जब पैसा जमा हुआ, और उसके बाद उस ब्रांच में इतना जनरेटर, इतने कंप्यूटर, इतने प्रिंटर, इतना AC, इतने पंखे, इतने ट्यूबलाइट, इतने बल्ब, और इतनी कुर्सियां, इतने टेबल, इतने काउंटर, इतना ये फलाना ठिकाना, सब कुछ लिस्ट बना करके देंगे। तो ये सारा सामान था साहब, ये सामान कहाँ गया? ये सामान तो हाउस एसोसिएट क्या है, हाउस पार्टनर अपने घर ले गए होंगे ना। तो जो ले गया समझिए वो हाउस पार्टनर है, वो हाउस एसोसिएट है। तो कंज्यूमर कोर्ट भी कहेगी बिल्कुल सीधी सी बात है।
फंस जाएंगे और उनको फंसाना आपका फर्ज भी बनता है। इसलिए फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, राधे श्याम जी शायद मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर के, उनके कोई सीनियर हैं, शायद वो भोपाल के हैं, दिनेश गुप्ता, उन पर उन्होंने दबाव बनाया और फिर उसके बाद दिनेश गुप्ता ने बात की अपने सीनियर से। उनका सीनियर था गुना का, नाम याद नहीं आ रहा है, एक गुना का कोई सीनियर था जो वर्तमान में शायद भोपाल में रह रहा है। उससे उसने बात किया और कहा भाई राधे श्याम हमको बहुत परेशान कर रहा है कई बार, और एक बार आपसे बात करने के लिए बोल रहा है, तो आपसे मिलवाएं और उनको बताइए। ठीक है, अब बताइए तो क्या बताइए? दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं उस सीनियर से, क्या बोल रहे हैं कि भाई कंपनी के में आज तक कुल कितने कस्टमरों ने पैसा जमा किया और कितना पैसा जमा किया, उसमें से कितने कस्टमरों को भुगतान दिया जा चुका है और कितना भुगतान दिया जा चुका है, वर्तमान में कितने कस्टमरों को भुगतान करना है, देना है, वो कस्टमरों की संख्या, उन कस्टमरों का कुल कितना पैसा जमा है जिनको अभी भुगतान देना है, और उसका ब्याज सहित अब पैसा आज की तारीख में कितना बनता है। ठीक, अब उसके बाद उस पैसे से कुल कितनी संपत्ति खरीदी गई, उस संपत्ति में से मतलब जितना पैसा जमा हुआ उसमें से पूरी संपत्ति खरीदी गई होगी ना, उसमें से कितनी संपत्ति बेच करके जो जिन निवेशकों को भुगतान दिया गया उसमें कितनी संपत्ति बेची गई, तो शेष नहीं बची। अब जितने की शेष संपत्ति बची, क्या वो पूरी संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास है कि उसमें से कुछ कम है? यही पूछना चाहते हैं हम आपसे, पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ हमको ये डिटेल दे दो और प्रमाणित तौर पे दे दो। प्रमाण कैसे भाई? अगर आपको अपने सीनियर से पूछते हो और आपके सीनियर ने आपको जो बताया, भले मौखिक बताया, अगर आपको उस पर यकीन है, हमें नहीं यकीन है, लेकिन अगर आपको यकीन है तो फिर आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, और अगर यकीन नहीं है तो फिर अपने सीनियर से लिखवा लो। पहले सीनियर से लिखवा करके उसी लिखे हुए पे आप अपनी मोहर लगा दो, आप अपना सिग्नेचर कर दो, लिख दो कि हमारे सीनियर ने लिखा है, और अगर इस सीनियर अगर इन बातों से कभी मुकरता है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा सदैव, क्योंकि इसने मेरे सामने ये लिख के दिया है। और आपका सीनियर भी कह रहा है कि भाई मुझे भी नहीं यकीन, मैं कैसे लिखूं, तो उसको कहिए बिल्कुल भैया आप अपने सीनियर से पूछ लो। हम ये थोड़ी कह रहे कि जबरदस्ती आप इतना लिख के दो, हम कह रहे कि हमको सच बताओ। और ये सच पता कहां से चलेगा? जैसे हम अपने सीनियर से पूछने आए हैं, ऐसे आप अपने सीनियर से पूछिए, आपका सीनियर अपने सीनियर से पूछे, वो अपने सीनियर से पूछे, लेकिन पूछे ऐसा नहीं कि हम पूछेंगे यहाँ 3 महीने में, 3 महीने के बाद अरे वो अभी बताया ही नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा कि बताया ही नहीं है। क्योंकि 27 सितंबर 2018 से ये खेल चालू हुआ कि अपने अपने सीनियर से पूछिए। एक सीनियर ने दूसरे सीनियर को भेजा, दूसरे सीनियर ने अपने तीसरे सीनियर के पास वो मैसेज भेजा, और तीसरे सीनियर के बाद आगे चौथे सीनियर के पास गया ही नहीं। अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे नहीं पता, वो मेरा सीनियर तो मिलता ही नहीं है, यही नहीं है, वो ही नहीं है। तो भैया ये आपका काम है ना, आपका सीनियर ढूंढो। ऐसे सीनियर के नीचे काम करते थे जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो तो भैया फिर अपने खर्चे पे हम सभी लोगों को लेके चलो इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, ये सीनियर का फर्ज है, क्योंकि हमने तो आपको ढूंढ लिया। तो ये इस प्रकार की, तो वहां पर क्या हुआ, दिनेश गुप्ता ने जब राधे श्याम के बारे में उसने अपने सीनियर से कहा, तो वो सीनियर क्या कह रहा है कि उसको मेरे पास मत लेके आना, उसको तुम वहीं डील करो, मेरे पास मत लेके आना, अगर यहाँ पर ले आए तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। अरे सुअर की औलाद, हरामखोर, हाफिज सईद की नाजायज औलाद, तुम लाशें वैसे ही बिछाओगे जैसे पुलवामा में 40 सैनिकों की लाशें बिछाई। ये सबूत है, ऑडियो क्लिप है, मेरे द्वारा वो वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, ये सबूत है। वो हरामखोर सीनियर जैसे पुलवामा में 40 लाशें बिछाया था, उसी प्रकार उसने कहा कि राधे श्याम के साथ जितने भी लोग आएंगे सबकी लाशें बिछा दूंगा। ये क्राइम है, राधे श्याम को FIR करानी चाहिए थाने में। साहब ये गोपाल सिंह चावला की नाजायज औलाद, ये खुली धमकी दिया है कि ये पूछने आएगा हमसे कोई कि PSCL में कितना पैसा जमा हुआ, वो पैसा कहां गया, तो मैं उसकी लाशें बिछा दूंगा। हम पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं
ये पूछने पर लाशें बिछा देगा, मतलब पैसा गलत जगह गया। उस ऑडियो क्लिप के आधार पे थाने में एफआईआर होनी चाहिए। और सबूत दे दे कि साहब ये देखिए 21 और 22 अगस्त को इतना पैसा जमा हुआ, और उसके पहले भी बहुत सारा जमा हुआ भाई। तो ये इसका काम है ना, सीनियर का काम है ना ये पता लगाना। मामला लोढ़ा कमेटी के पास है, तो लोढ़ा कमेटी के पास डिटेल देने के लिए मामला थोड़ी है कि लोढ़ा कमेटी हर एक इन्वेस्टर को, एजेंट को बताएगी कि कितना जमा है, कितने कस्टमर हैं। उसके लिए लोढ़ा कमेटी थोड़ी बनी है। लोढ़ा कमेटी बनी है कि हम भुगतान देंगे सबको। हम भुगतान थोड़ी मांग रहे हैं, हम इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि पैसा कितना जमा हुआ, उस पैसे से क्या क्या खरीदा गया, सूची आप कंपनी से जाकर के ले आओ। कंपनी तो है ना, जिन लोगों ने संपत्ति खरीदी है वो तो जिंदा है, तेजिंदर पाल चन्नी जिंदा है, तेजिंदर पाल चन्नी के नाम पे प्रॉपर्टी। तो उससे पूछ लो कुल कितनी प्रॉपर्टी है, पूरी डिटेल बताओ जब तुम्हारे नाम पर है तो। अजय यादव जिंदा है, सीताराम काजला जिंदा है, उससे सीनियर लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे? भैया ये आपके नाम प्रॉपर्टी है, अब आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, कुल कितना जमा हुआ, आप लोगों ने अपने नाम पर कितनी संपत्ति खरीदी, क्योंकि संपत्ति तो आप सभी हाउस पार्टनरों ने अपने नाम पे खरीदी है। तो हो सकता है वो जो दिनेश गुप्ता का सीनियर था, हो सकता है वो भी हाउस पार्टनर हो, लेकिन उसके नाम की कोई संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास जब्त नहीं हुई तो हम लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन वो भी हो सकता है हाउस पार्टनर हो, उसके नाम पे हो प्रॉपर्टी, उसके घर में जो सोना रखा हो वो आप ही लोगों के निवेशकों के पैसों से खरीद के रखा गया। तो जब इस प्रकार की सीनियर बात करे तो ऐसे सीनियरों पे कभी दया नहीं करनी चाहिए और उन पर केस रजिस्टर करवाया जाएगा। और आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने धमकी दी है कि लाशें बिछा दी जाएंगी। लाशें क्यों बिछा दी जाएंगी? क्या जूनियर ने ये कहा कि हमको पैसा दे दो, जो हमने जमा किया वो हमको आप दो, ऐसा तो नहीं कहा। वो कह रहा है हमको पैसा दिलवा देना आप। हम डिटेल जानना चाहते हैं कि हमारे पैसे का कहीं कोई मिसयूज तो नहीं हुआ ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पैसा देश हित के कार्य में, देश विकास में लगाया जाए। प्रगति और पैसे की तो हमारा पैसा लौट के आएगा। हमारे पैसों से किसी सैनिक को शहीद तो नहीं किया गया ना, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप बोल रहे हो लाशें बिछा देंगे, जैसे पुलवामा में 40 सैनिकों की लाशें बिछा दी, वैसे ही आप लाशें बिछाओगे। जैसे इंदिरा गांधी की लाश बिछा दी, जैसे राजीव गांधी की लाश बिछा दी, जैसे पालघर में अभी 2 संतों की लाश बिछा दी। किस किस की लाशें बिछाई है? जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने कश्मीर में बीजेपी के एक सरपंच की लाश बिछा दी, जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आपने एक विधायक के, पूर्व विधायक की लाश बिछा दी। आप 1947 से लेकर लाशें बिछा रहे हो, लूटपाट करके लाशें बिछा रहे हो। 83 के बाद कंपनी खोल के लोगों से पैसा लेकर के उस पैसे से हथियार करके खरीद के लोगों की लाशें बिछा रहे हो, और आज भी नहीं सुधर रहे, आज भी लाशें बिछा रहे हो। कल आपके बेटे भी लाशें बिछाएंगे, आपके दादा परदादा भी लाशें बिछाते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारतीयों की लाशें बिछाते थे, और वही काम आप आज भी करोगे। साफ साफ कह रहा है वो कि लाशें बिछाएंगे। उसका बाप पहले लाशें बिछाता था, बहुत बड़ा डकैत था, गुंडा था, आतंकवादी था, अंग्रेजों के जमाने से थे। सभी जितने भी हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे उनकी लाशें बिछाता था। जग में उसी सीनियर का दादा गया था, हरामखोर, अंग्रेजों की फौज में काम करता था और लाशें बिछाता था। भाई खून की गंदगी चलती आई है, इसलिए अभी वो भी लाशें बिछाएगा। हरामखोर सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे पैसे से आपने किसी आतंकवादी को पैसा देकर के किसी जवान को शहीद तो नहीं कराया, बता दो, लिख के दे दो ना कि नहीं, आतंकवादियों को नहीं गया पैसा, पूरा पैसा सेफ है, चिंता मत करो। नहीं, लाशें बिछा देंगे। जब वो खुला सीनियर बोल रहा लाशें बिछा देंगे, इसका मतलब पैसा आतंकवादियों को गया।